गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में अभी जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल ए की पहली यूनिट पर ही हो रही है। क्लियर है? लीगल फ्रेमवर्क नाम से जो आपको टॉपिक मिलेगा उस पर हमारी चर्चा हो रही है। कल से ये सीरीज आपके लिए शुरू की गई है बीआरबीएल में आपके नवंबर दिसंबर सीआईबी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये कैसे सीरीज चलने वाली है, इसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये सीरीज आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगी। बात नंबर एक, बीआरबीएल का पूरा सिलेबस कवर होगा। चारों मॉड्यूल में जितने भी आपकी यूनिट्स हैं सब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सब कवर करेंगे। तो हर एक यूनिट के पूरे सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मेरी आपसे पूरी बातचीत होगी। आप टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर पाए इसलिए हम मॉड्यूल वाइज चर्चा कर रहे हैं। मॉड्यूल ए पर हमारी बातचीत चल रही है। अभी मॉड्यूल ए की ये दूसरी क्लास है। पहली यूनिट जो है उस पर ही आज हमारी बातचीत होगी, क्योंकि जो पहली यूनिट है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बीआर एक्ट 1949 की सामान्य चर्चा की गई, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। इसके बाद की जितनी यूनिट है यानी मॉड्यूल ए की यूनिट नंबर 1 के बाद जो बाकी की 6 यूनिट्स हैं उनमें इन्हीं सेक्शन को फिर ठीक से डिफाइन किया गया है। तो आगे यही सारे सेक्शन आपको डिफाइन होते हुए दिखाई देंगे। पहली यूनिट में बस इनका एक सामान्य सी जानकारी आपको दी गई है। कल की क्लास में मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर आपसे चर्चा की थी कि कौन से सेक्शंस में क्या है। आज मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर चर्चा करने वाला हूं। तो आज हम कवर करेंगे आरबीआई अधिनियम 1934 के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। क्लियर है? अब ध्यान से आपको समझना है। अगर मैं यहां पर इस अधिनियम के टोटल सेक्शन की बात करूं, अगर मैं इसमें टोटल सेक्शंस की बात करूं, तो टोटल सेक्शंस तो आपको दिखाई देते हैं 61, जिसमें से अभी जो है वो सेक्शन 58 तक ये एक्टिव सेक्शन है। सेक्शन 58 तक क्या है भैया? ये एक्टिव सेक्शन है। इसके बाद के जो बाकी सेक्शन है वो रिपील कर दिए गए हैं। तो ये इतने अभी एक्टिव सेक्शन है। क्लियर हो गया इतनी बात भैया? टोटल शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल शेड्यूल की बात करूं भैया, तो टोटल शेड्यूल आपको इसमें वैसे तो मिलते हैं 4, लेकिन जो एक्टिव शेड्यूल है, अगर मैं एक्टिव शेड्यूल की बात करूं, एक्टिव इस शेड्यूल की बात करूं बाबू, तो ये आपको सिर्फ मिलेंगे 2, है ना। पहला और दूसरा शेड्यूल जो है, इसमें लिख दे रहा हूं मैं क्लियर, पहला और दूसरा ये एक्टिव शेड्यूल है। इसमें से जो दूसरा शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जिन बैंकों का नाम लिस्टेड है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, जिनका नाम नहीं लिस्टेड है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है। यानी जो आपका सेकंड शेड्यूल है आरबीआई एक्ट का, ये किसके लिए जाना जाता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये शेड्यूल्ड बैंक के लिए जाना जाता है। किसके लिए भैया? ये शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए जाना जाता है। तो ये तो हो गया शेड्यूल। टोटल चैप्टर इसमें आपको 5 मिलेंगे, जिसमें जो चैप्टर नंबर 3 है वो बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके कई सारे सब पार्ट है ना। सब चैप्टर ए बी सी डी ई एफ तक जाता है। चलिए अब आते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ। अब आते हैं भैया इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ, एक एक करके ध्यान से सुनते चलिएगा। अब देखिए, मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सेक्शन 1 जो होता है वो हर एक एक्ट में प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है, एक प्राइमरी सेक्शन होता है सारे अधिनियमों में। इसको कॉमन तरीके से आप याद कर लीजिए। सारे अधिनियमों में जो सेक्शन 1 होता है भैया वो एक प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है। प्रीलिमिनरी सेक्शन का मतलब वो ये बताता है कि ये अधिनियम किस नाम से जाना जाएगा। जैसे इसका सेक्शन 1 ये कहता है कि ये अधिनियम आरबीआई एक्ट के नाम से जाना जाएगा, और कहां पर ये लागू होगा, तो ये बताता है कि पूरे भारत में लागू होगा। और जो शेड्यूल 1 है वो भी इसी की चर्चा करता है कि कहां कहां पर लागू होगा। तो सेक्शन 1 जो होता है भैया वो प्रीलिमिनरी सेक्शन के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? एक एक बात को मेरी सुनते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 2 भी आपको याद रखना है कि भारत में सारे ही अधिनियमों में आईबीसी कोड 2016 को छोड़कर, भारत में सारे ही अधिनियमों में जो भी आपके बैंक से संबंधित हैं आईबीसी कोड को छोड़कर आपके सिलेबस में जितने हैं उनमें सब में सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है। तो वो मैं आपको सेक्शंस यहां पर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो आप सारे में कॉमन आप याद करके रखिए। सेक्शन 1 प्रीलिमिनरी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, आईबीसी कोड को छोड़कर। क्लियर है? अब आते हैं आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। क्लियर है? सेक्शन 3 आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलना भैया। सेक्शन 3 आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता में, बेसिक तौर पर कलकत्ता में हुआ था, ये बॉम्बे में बाद में ट्रांसफर हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ इसी अपने अधिनियम के सेक्शन 3 के अंतर्गत। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 4 के अंतर्गत। सेक्शन 4 जो है भैया वो आरबीआई की कैपिटल की बात करता है, आरबीआई की पूंजी की बात करता है। और आरबीआई की जो पूंजी थी
वो कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। आरबीआई की जो पूंजी थी वो कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 ये बात याद हो गई भैया। सेक्शन 5 आपका समाप्त कर दिया गया, ओमिटेड है। सेक्शन 6 जो है, ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। तो सेक्शन 3 और ये सेक्शन 3 के अंतर्गत सिर्फ आरबीआई नहीं, जब आप आरआरबी एक्ट यानी रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत ही आरआरबी को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे इसके सेक्शन 3 के अंतर्गत आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है, वैसे आरआरबी एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत आरआरबी को स्टैब्लिश किया जाता है। एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत, उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत एसबीआई स्टैब्लिश होता है। नाबार्ड एक्ट 1882 का नियम है, उसके अंतर्गत आपका नाबार्ड सेक्शन 3 के अंतर्गत स्टैब्लिश होता है। तो जहां जहां पर जो भी संस्थाएं अपने खुद के अधिनियम से आई हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो सेक्शन 3 के अंतर्गत ही स्टैब्लिश होती हैं। क्लियर है भैया? अब आते हैं इसके सेक्शन 4 सेक्शन 7 के, सेक्शन 5 वो कर दिया गया है, क्या नाम है, ओमिटेड है, अब है नहीं। सेक्शन 7 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 भैया ये दो बातें करता है। एक तो बात करता है कि आरबीआई का मैनेजमेंट पर एक चर्चा ये करता है, अगर आप देखेंगे तो आप मैनेजमेंट है। और दूसरा है डायरेक्शंस की बात करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है किसको? आरबीआई को। तो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस की बात करते हैं, मैं पूरी बात यहां पर लिख दे रहा हूं। यानी इसी सेक्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ऐसा समझता है कि उसको डायरेक्शंस निर्देश देना उचित है, तो वो आरबीआई के कंसल्टेशन पर आरबीआई को निर्देशन देता है ना, आरबीआई की उस पर काम करेगा। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 8 किसकी चर्चा करता है? ये चर्चा करता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की, यानी जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सेंट्रल बोर्ड की चर्चा करता है। सेक्शन 8 बताता है कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होता है, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो एक गवर्नर, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है भैया। इसके अलावा आरबीआई के लोकल बोर्ड ऑफिस से, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, लोकल बोर्ड ऑफिस से 4 मेंबर आते हैं। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड जो है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहां से 4 मेंबर्स आते हैं लोकल बोर्ड से। और लोकल बोर्ड की अलग से जो चर्चा हुई है वो सेक्शन 9 में हुई है। तो सेक्शन 9 लोकल बोर्ड और उसके एस्टैब्लिशमेंट, इन सब के बारे में बात करता है। लोकल बोर्ड की चर्चा की गई है। तो लोकल बोर्ड से 4 मेंबर होंगे और 10 ऐसे डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है आपका केंद्र सरकार, जो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इन सारी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके देखते चलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसका क्या नाम है, इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा। ये इतने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो सेक्शन 9 तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा फिर आपके लिए जो अगले सेक्शंस में इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद सेक्शन 10 जो है आपका इनकी बात करता है, क्या नाम है, डायरेक्टर्स को कैसे यहां पर अपॉइंट किया जाता है, ये सारी बात यहां पर सेक्शन 10 करता है। सेक्शन 13 से, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 16 तक क्या है, फिर ओमिटेड है, उसको समाप्त कर दिया गया है, वो है नहीं। अब इसके अगले सेक्शन पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो ध्यान से समझिएगा। इसका जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 20, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सेक्शन 14, 15, 16 ओमिटेड है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं। हाँ, एक और सेक्शन यहां पर है भैया, सेक्शन 17। सेक्शन 17 और सेक्शन 19 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 6 में देखा था कि बैंक क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं 5B के अलावा, और सेक्शन 8 में देखा था बैंक कौन कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आरबीआई के लिए है कि आरबीआई सेक्शन 17 ये बताता है कि आरबीआई कौन कौन से बिजनेसेस ट्रांजैक्ट कर सकता है। आरबीआई कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। क्लियर है? कौन कौन से बिजनेस यहां पर आरबीआई ट्रांजैक्ट कर सकता है। और सेक्शन 19 कहता है कि आरबीआई कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता है। आरबीआई कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता है, ये आपका लिखा गया है कहां भैया, सेक्शन 19 के अंतर्गत। ये जो कट मार्क लगा हुआ है इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो कौन कौन से बिजनेस आरबीआई ट्रांजैक्ट कर सकता है, सेक्शन जो है वो करता है, क्या नाम है, सेक्शन 17 और सेक्शन 19 बात करता है कि कौन कौन से बिजनेसेस आरबीआई ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आपको समझना है। अब आते हैं दो और सेक्शंस हैं भैया, एक है आपका सेक्शन 20 और एक है आपका सेक्शन 21 सबसेक्शन ए। एक एक करके ध्यान से समझते चलिएगा। सेक्शन 20 ये बताता है कि आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट का, यानी आरबीआई गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकता है। क्लियर है? यानी ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस को आरबीआई ट्रांसलेट करेगा, यानी सामान्य भाषा में कहें तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? सेक्शन 21 कहता है कि यही काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई कर सकता है, यानी जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कर रहा है तो सेक्शन 20 के अंतर्गत तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई को करना ही पड़ेगा, ये उसकी बाध्यता है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 21 सबसेक्शन ए यही काम कहता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट के आधार पर है। अगर आरबीआई का एग्रीमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो वो स्टेट गवर्नमेंट के भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करेगा, सेक्शन 21 सबसेक्शन ए कहता है। सेक्शन 20 दोनों में अंतर समझिए, सेक्शन 20 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की बात हो रही, केंद्र सरकार के बिजनेस को ट्रांजेक्ट करेगा, वो करेगा, उसके लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 21 सबसेक्शन ए ये कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वही काम करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को भी ट्रांजेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर उसका एग्रीमेंट है तो, और वर्तमान समय में सारे स्टेट के साथ इसका ये एग्रीमेंट है। क्लियर हो गया? ये है आपका सेक्शन 20 सेक्शन 21 ए। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया, जो है आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 बीआर एक्ट का भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई अधिनियम का भी इंपॉर्टेंट है। हम आरबीआई एक्ट की आज बात कर रहे हैं। सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट का बताता है इशू ऑफ करेंसी नोट। आरबीआई का सोल राइट है भारत में करेंसी नोट को जारी करना, इशू ऑफ करेंसी नोट। अब यहां पर थोड़ा सा रुकिएगा। क्लियर है? देखिए सेक्शन जो 22 है, अगर हम आरबीआई एक्ट की बात करेंगे तो वो करेंसी नोट इशू करने की बात करता है। सेक्शन 22 अगर बीआर एक्ट की बात करेंगे तो लाइसेंस इशू करता है आरबीआई। यानी दोनों सेक्शन 20, दोनों ही अधिनियम के जो सेक्शन 22 है उनके अंतर्गत कुछ ना कुछ जारी ही हो रहा है। आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 22 है उसके अंतर्गत आरबीआई के पास सोल राइट है, एकाधिकार है भारत में करेंसी नोट को जारी करने का। सेक्शन 22 बीआर एक्ट का अगर हम लेंगे तो उसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को लाइसेंस इशू करता है। क्लियर है? दोनों के सेक्शन 22 में ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ये आपको ध्यान से समझते चलना है। क्लियर है? अब ये हो गया सेक्शन 22 आपके लिए। अगला है आपका सेक्शन 24। अब ये जो सेक्शन 24 है ये डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी बताता है। डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी, कितनी डिनोमिनेशन में, कौन कौन सी डिनोमिनेशन में आरबीआई करेंसी जारी कर सकता है। तो आरबीआई आपको पता है 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है, उसके ऊपर के जितने भी नोट होंगे मैक्सिमम 10,000 तक, 10,000 के डिनोमिनेशन से ज्यादा आरबीआई करेंसी जारी नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम 10,000 के डिनोमिनेशन और 1 रुपए से ऊपर के जो आपके करेंसी नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करेगा। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलेगा। जब से आपका सेक्शन 22 आया है आरबीआई के पास ये सोल राइट आ गया कि आरबीआई ही करेंसी को इशू कर सकता है और कोई करेंसी इशू नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अधिकार सेक्शन 22 के लागू होते ही किसके पास आ गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब इसके अलावा जो और सेक्शंस इंपॉर्टेंट, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके सिलेबस में उनकी बात कर रहा हूं, बाकी आगे अब हम बाकी यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 42 जो है, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1, ये बात करता है क्या नाम है, सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की। अब ये आपको अलग से तो बताने की जरूरत नहीं है भैया कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा केवल नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, इसी को हम सीआरआर कहते हैं। वर्तमान समय में एनडीटीएल का 4% ये चल रहा है, सीआरआर की बात करता है। सेक्शन 49 है भैया, सेक्शन 49 बात करता है बैंक रेट की, जो आरबीआई बैंक रेट जारी करता है उसकी चर्चा हुई है सेक्शन 49 के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को ध्यान से सुनते चलेगा। तो सेक्शन 49 के अंतर्गत बैंक रेट की बात जो है की गई है। यहां तक कोई दिक्कत मुझे तो लगता नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक बार इसको पूरा देख लीजिए भैया, एक एक करके आप भी देख लीजिए इसको, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हैं, दोहराते चलिए। क्लियर है? देखते चलिए इसको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है जी? ठीक।
इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 45IA, ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसीज। एनबीएफसी 49 हो गया। अब अगला है सेक्शन 50। सेक्शन 50 बात करता है ऑडिटर्स की, ऑडिटर्स की। सेक्शन 51 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑडिटर्स की। क्लियर है? इस पूरे पेज को देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑडिटर्स की, इनकी बात करता है। बाकी 49 मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, क्लियर है? 56 58 तक ये जाता ही है, इसके बाद के सेक्शन आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर है? तो ये आपके हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आपको देखने को मिलते हैं। एक और है सेक्शन 58, आपका सेक्शन 56 आता है जिसके अंतर्गत आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार होता है आरबीआई पर। तो ये है भैया आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपका जो मॉड्यूल ए की यूनिट नंबर 1 है वो बस सेक्शंस की एक सामान्य सा परिचय आपको देता है। बाकी की जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं सेक्शंस पर पूरे विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो अब मैंने दो क्लासेस में मिला के एक में आपका पूरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन से चर्चा किया कि सेक्शन में क्या है, एक में मैंने आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पर पूरी पूरी बातचीत कर ली। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। ये क्लास आपके साथ रेगुलर डिस्कस किया जाएगा और आपके हर यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उन पर एक एक करके बातचीत करूंगा। आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर करते चलिए, क्योंकि इस बार अगर आप बीएफएम का पेपर उठा के देखेंगे और एबीएम का तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, तो सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। इससे जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को भी समय रहते क्लियर करते चले। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। बाकी अगर आप सीरियसली अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने हमारे महापैक में आ सकते हैं भैया। ये 3 वैलिडिटी में आपको मिला, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक की खास बात यह है कि इसमें जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं सबका एक्सेस आपको मिलता है। एक ही बार सब्सक्राइब करने पर जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे सबका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता चला जाएगा। और महापैक अगर आप लेते हो तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। इलेक्टिव पेपर्स इसमें शामिल हैं, आपको इलेक्टिव पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा सीआईबी फाउंडेशन बैच है जो आपके दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। फाउंडेशन 2.0 भी हमारा लॉन्च हो चुका है। 6 जुलाई से इस नए बैच में क्लासेस शुरू हो रही हैं। इनके अलावा अगर आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट रुका है कंपलसरी पेपर में तो आप एक ही सब्जेक्ट को भी परचेज कर सकते हैं, यानी सिंगल सब्जेक्ट अगर आप सिर्फ लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। चारों सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्टिव पेपर्स की तो हम 4 इलेक्टिव पेपर आपको अवेलेबल करा रहे हैं और ये 4 इलेक्टिव पेपर आपके महापैक में एडेड होते हैं, आपको अलग से नहीं लेना पड़ता है। एचआरएम है, सेंट्रल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और रूरल बैंकिंग है। तो ये 4 आपको इलेक्टिव पेपर हमारी तरफ से मिल रहे हैं। आपका जो भी इनमें से 4 में से इलेक्टिव पेपर हो आप उसकी क्लासेस ले सकते हैं महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट। महापैक के अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं या सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको ये सिंगल सब्जेक्ट अलग से परचेज करना पड़ सकता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं या टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से पर बातचीत करने के लिए। क्लास आपके साथ रेगुलर डिस्कस की जाएगी। क्लास आपकी चलती है ट्यूसडे से संडे। क्लियर है? तो आज के लिए फिर इतनी ही बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 7:30 बजे इस क्लास की टाइमिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।